गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखो फर्स्ट चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट चैप्टर का बेसिक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। फर्स्ट चैप्टर में जितने टाइप के क्वेश्चंस थे मैंने आपको करवा दिए। कुछ एक टाइप क्वेश्चन है जो सीबीएसई में एक्स्ट्रा पूछे जाते हैं, वो मैं आज करवाऊंगा आपको। कल मैंने दो टाइप के क्वेश्चन करवाए थे। एक तो लीनियर कॉम्बिनेशन, जब भी किसी दो नंबर्स का एचसीएफ फाइंड आउट किया जाए, व्हेन वी फाइंड आउट एचसीएफ ऑफ एनी टू नंबर देन एक्सप्रेस इन द लीनियर कॉम्बिनेशन। इट मीन्स क्या होगा, प्रोसेस क्या था हमारा कि सबसे पहले जो नंबर लिया उस नंबर का एचसीएफ फाइंड आउट किया बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ फाइंड आउट करने के बाद उसको क्या किया, यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग उसको चेंज किया। यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग उसको लिखने के बाद फिर नीचे से स्टेप स्टार्ट करना है, मतलब जहाँ पे लास्ट जो स्टेप आएगा, जहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा, उस स्टेप को छोड़ के नेक्स्ट स्टेप से स्टेप बाय स्टेप हम उसके ऊपर वैल्यू पुट करते जाएंगे और वो हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हमने कल दो ही टाइप की थी और इरेशनल नंबर को प्रूव किया था। तो इरेशनल नंबर को प्रूव आज एक दो एग्जाम्पल और करेंगे उसका इरेशनल नंबर को प्रूव करने के लिए। और फिर कुछ एक क्वेश्चन है मेरे पास जो सीबीएसई में आते हैं या सीबीएसई एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस करेंगे। और आज ये लास्ट क्लास होगी चैप्टर फर्स्ट की। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको हो तो आप बता सकते हो, वीडियो के अंदर कमेंट कर सकते हो, या फिर आप जो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर बताए हुए हैं, व्हाट्सएप नंबर क्या है 8708995134। ओके, मंजीत यादव। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको वीडियो के किसी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो, या फिर आपकी तरफ से आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आप जिसमें आपको प्रॉब्लम हो, आप इस नंबर पे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो जाएगी। किसी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो के अंदर भी कमेंट कर सकते हो, बट ये जो क्लास है वो आज की आपकी लास्ट क्लास होगी, ठीक है। अब जो अब तक आपने देखा, अगर आपको समझ आया और आपको अच्छी लगी क्लास, आपको लगा कि हाँ समझ भी आ रहा है और क्लासेस अच्छी है, तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। शेयर करने से कोई और स्टूडेंट है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। लाइक करोगे तो मेरे को पता लग जाएगा, ठीक है ना, कि कितने स्टूडेंट्स ने देखा, कितने ने नहीं। और सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी कोई नई क्लास आपके पास आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम एक क्वेश्चन का जो क्वेश्चन करेंगे अभी, वो क्वेश्चन करेंगे इर्रेशनल नंबर प्रूव करने वाला, ठीक है। कल करवाया था, आज एक एग्जांपल और लेते हैं उसका। जैसे मान लो आपके पास ये आ जाए 3 + 2√5, 3 + 2√5, इसको बोला जाए कि प्रूव दैट 3 + 2√5 इज ए इर्रेशनल नंबर, ये बोला जाए आपको। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे जो रूट की टर्म लिखी है ना उसको लिखो। यहाँ पे हम यहाँ पे लिख लेंगे लेट, या एक लाइन लिख सकते हो आप कि फर्स्ट वी हैव टू प्रूव दैट, हमें प्रूव करना चाहिए, क्या प्रूव करना चाहिए कि √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। √5 को इर्रेशनल नंबर प्रूव कर दो। अगर √5 को इर्रेशनल नंबर प्रूव कर देंगे ना तो ये समझ लो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। अब √5 का जो कल प्रोसेस बताया था, या मान लो चलो √5 का कल करवा दिया था, तो यहाँ पे √5 की जगह मैं √7 लेता हूँ, ठीक है। तो फिर √7 को हम इर्रेशनल नंबर प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले मान लेंगे कि लेट √7 इज ए रैशनल नंबर, √7 इज ए रैशनल नंबर। सो √7 इज इक्वल टू a/b। अब a/b ले लो या p/q, उसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो √7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a/b, वेयर a and b belong to integer, a and b belong to integer and a and b are co-prime number, co-prime number क्या होगा, जिसके अंदर 1 के अलावा कोई और डिजिट कॉमन ना हो, जिसका कॉमन फैक्टर है वो 1 हो। कॉमन फैक्टर अगर 1 होगा तो आप उसको क्या बोलोगे, को-प्राइम नंबर बोलोगे। अगर उसके अंदर मान लो कोई भी 2 डिजिट है, जैसे मान लो 6 और 5 हो गया,
तो 6 और 5 1 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते दोनों, है ना। वैसे तो डिवाइड होता है 6, 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है, बट दोनों सेम नंबर से डिवाइड नहीं होते, तो वो 1 ही है, जैसे 6 भी डिवाइड होता है और 5 भी। तो 6 और 5 है वो दोनों कैसे नंबर होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। मतलब ए और बी है वो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में रहेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म जहां पे आप इसके और ज्यादा फैक्टर ना कर सको, डिवाइड ना कर सको, इससे ज्यादा सोल्व ना कर सको। अब हम लेते हैं कि भाई स्केयरिंग बोथ साइड, यहां तक जब टर्म आ जाए तो उसको स्केयरिंग कर दो बोथ साइड। क्या आएगा यहाँ पे, स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड इसका क्या कर दो, स्केयर कर दो भाई। दोनों साइड अगर स्केयर करेंगे तो क्या होगा, √7 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, स्केयरिंग बोथ साइड। √7 का तो जाएगा 7, ए का स्केयर करोगे तो ए स्केयर, और बी का क्या जाएगा, बी स्केयर। अब बी स्केयर को इस साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो 7b स्केयर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्केयर। फिर 7 इस साइड मल्टीप्लाई में, इक्वल के इस साइड आएगा तो डिवाइड में, तो b स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर अपॉन क्या आ जाएगा, 7। b स्केयर इज इक्वल टू क्या आ गया, ए स्केयर अपॉन 7। इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ b इज एन इंटीजर, b है वो क्या, एक इंटीजर है। देखो जब भी कोई इंटीजर है, जैसे मान लो 2 हो गया, 2 एक इंटीजर है, 2 का अगर स्केयर करोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, वो भी एक इंटीजर आएगा, ठीक है ना। तो b अगर कोई इंटीजर है तो b का स्केयर करोगे वो भी क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा। तो इस साइड जो कंप्लीट नंबर है भाई, ए स्केयर है वो इक्वल है किसके, सॉरी बी स्केयर है वो इक्वल है ए स्केयर अपॉन 7 के, बी स्केयर है वो इक्वल है किसके, ए स्केयर अपॉन 7। इट मीन्स अगर ये एक इंटीजर है तो जब इसको डिवाइड करके सोल्व करोगे तो ये नंबर भी कंप्लीट एक इंटीजर आना चाहिए। और इंटीजर पी अपॉन क्यू फॉर्म में होता है, नहीं होता। इंटीजर है वो पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं होता। इसका मतलब ए स्केयर है वो 7 से क्या होगा, कंप्लीट डिवाइड होगा। ए स्केयर कंप्लीट डिवाइड होगा तभी इसके इक्वल में जो टर्म आएगी उसको आप इंटीजर कह सकते हो, अदरवाइज नहीं कह सकते। तो फिर यहाँ पे हम एक लाइन लिखेंगे और वो क्या होगी हमारी, कि बी स्केयर इज डिविजिबल बाय 7, बी स्केयर इज डिविजिबल बाय 7। बी स्केयर है वो डिवाइड होगा किससे, 7 से। अगर बी स्केयर 7 से डिवाइड होगा तो भाई बी भी 7 से डिवाइड होगा। क्यों, क्योंकि बी के स्केयर का मतलब देखो क्या होगा, बी का स्केयर डिवाइड होगा 7 से, इट मींस सॉरी ए स्केयर, यहाँ पे ए स्केयर ऊपर है ना, बी स्केयर तो इंटीजर होगा तो उसका स्केयर करोगे तो वो भी एक इंटीजर आएगा। तो फिर ए स्केयर है वो डिवाइड होना चाहिए किससे, 7 से। ए स्केयर इज डिविजिबल बाई 7, इट मींस ए मल्टीप्लाई ए, ये भी 7 से डिवाइड होगा। तो जब a मल्टीप्लाई ए 7 से डिवाइड होते हैं, यहाँ पे जो a नंबर है उसके अंदर जो प्राइम फैक्टर है वो क्या आएगा, 7 आएगा। a नंबर का जब आप प्राइम फैक्टर करोगे तो उसके प्राइम फैक्टर बाकी चाहे कुछ भी आए, लेकिन 1 प्राइम फैक्टर वो क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, तभी वो कंप्लीट डिवाइड होगा, अदरवाइज वो कंप्लीट डिवाइड नहीं हो सकता। तो यहाँ पे लिखा है ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 7, तो इट मींस क्या होगा कि a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 7। भाई अगर a स्क्वायर डिवाइड हो रहा है ना तो a भी डिवाइड होगा, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 7। a स्क्वायर अगर डिवाइड हो रहा है तो a भी डिवाइड होगा, ठीक है ना। और a अगर से 7 से डिवाइड होगा तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि a इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई c, वेयर c इज एनी इंटीजर, वेयर c इज एनी इंटीजर। क्यों भाई, क्योंकि अगर a 7 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो a के प्राइम फैक्टर के अंदर 7 आएगा, तो 7 को मैंने आगे लिख दिया, मल्टीप्लाई में कर दिया c, c इज एन इंटीजर, c कोई भी एक इंटीजर होगा। अब इन दोनों को स्क्वायर कर दो, दोनों का स्क्वायर करेंगे बोथ साइड तो क्या आएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई c स्क्वायर। सेम वही प्रोसेस है जो कल करवाया था, उसी को रिवाइज करवा रहा हूं, ठीक है ना। अब ये इसकी जो वैल्यू है वो हम कहां पे पुट करेंगे, b स्क्वायर के अंदर। इक्वेशन सेकंड में जो इसकी वैल्यू आई है वो इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में है b स्क्वायर इज इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई c स्क्वायर अपॉन में 7, 7 1 जा 7 और 7 7 जा 49, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 7c स्क्वायर। अब 7 उस साइड मल्टीप्लाई में, इस साइड आएगा तो डिवाइड में, तो b स्क्वायर अपॉन 7 इज इक्वल क्या आएगा, c स्क्वायर, ठीक है ना। अब c एक इंटीजर है, c क्या है, एक इंटीजर, तो b स्क्वायर अपॉन 7 भी एक इंटीजर आएगा। इसका मतलब फिर वही b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई
7, b square is divisible by 7, so b is also divisible by 7। भाई अगर b स्क्वायर 7 से डिवाइड होगा तो b भी 7 से डिवाइड होगा। अब देखो a डिविजिबल है किससे? 7 से, और b डिविजिबल है किससे? 7 से। a एंड b बोथ आर डिविजिबल बाय 7, a और b का कॉमन फैक्टर आ गया, और वो कॉमन फैक्टर क्या आया? 7 आया, ठीक है ना। तो हम यहां पे लिखेंगे बट a एंड b हैव कॉमन फैक्टर एज 7। a और b का जो कॉमन फैक्टर हो क्या है? 7 है। बट वी नो दैट a एंड b आर को प्राइम नंबर, लेकिन हमें पता है कि a और b हो कैसे हैं? को प्राइम नंबर, जो हम स्टार्टिंग में मान के चले कि भी a और b कैसे नंबर है? को प्राइम। यहां पे लिख रहा हूं मैं, देखो हम मान के चले थे, और क्या मान के चले थे कि a एंड b आर को प्राइम नंबर, और को प्राइम नंबर में 1 के अलावा और कोई नंबर कॉमन नहीं होता। सो देयर इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, सो देयर इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। और कॉन्ट्राडिक्शन जहां पे होगा वहां क्या होगा? जहां कॉन्ट्राडिक्शन होगा ना, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब है कि जो चीज हम मान के चले थे वो हमारी गलत है। सो आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग, जो हमने माना था वो गलत है, जो हमने माना था वो गलत है, इसलिए √7 इज एन इर्रेशनल नंबर। √7 इज एन इर्रेशनल नंबर। √7 वो कैसा नंबर होगा? इर्रेशनल होगा। अब देखो √7 is irrational, so 2√7 is also irrational। ये भी कैसा होगा भाई? इर्रेशनल होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी इर्रेशनल नंबर को आप रैशनल नंबर से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर ऑलवेज इर्रेशनल आएगा। इर्रेशनल को इर्रेशनल के साथ, सॉरी इर्रेशनल को रैशनल के साथ क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आंसर आपका क्या आएगा? इर्रेशनल। जब बेसिक करवाया तब बताया था ना, क्या बताया था कि किसी भी इर्रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो रैशनल नंबर के साथ, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, कुछ भी करो, आंसर ऑलवेज क्या आएगा? इर्रेशनल आएगा। तो यहां से जब √7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर इर्रेशनल आया। अब ये भी इर्रेशनल हो गया कंप्लीट, तो इसमें जब 3 ऐड करोगे तो वो भी कैसा आएगा? इर्रेशनल आएगा। तो इसके आगे मैं क्या लिख सकता हूं? So 3 + 2√7 is also an irrational number, ठीक है। और लास्ट में अगर रीजन में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो रीजन में? कि इफ वी मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, है ना, ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट एंड डिवाइड एनी इर्रेशनल नंबर विद रैशनल नंबर, देन आंसर इज ऑलवेज इर्रेशनल। किसी भी इर्रेशनल को मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आपका इर्रेशनल आएगा। तो इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आए, ठीक है ना, डिवाइड में दे रखा हो, ऐड में दे रखा हो, सब्ट्रैक्ट कहीं भी दे रखा हो, तो आपको सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या? कि जो भी टर्म अंडर रूट के अंदर है पहले उसको इर्रेशनल प्रूव कर दो, और उसको इर्रेशनल प्रूव करने के बाद लास्ट में आंसर लिख दो। कर लोगे? तो आई थिंक समझ में आया होगा अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। एक क्वेश्चन है मेरे पास जो काफी टाइम पूछा भी जाता है, या उस टाइप के और भी कोई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास कि शो दैट एग्जैक्टली वन ऑफ द नंबर, शो दैट एग्जैक्टली वन ऑफ द नंबर n+2 और n+4 इज डिविजिबल बाय 3। भाई यहां से नंबर दे दिया n+2 और n+3, सॉरी 4 आएगा भाई, n+2 और n+4 इज डिविजिबल बाय 3। कहता है कि शो दैट, प्रूव करो इस चीज को कि भाई n+2 n+4 इनमें से कोई भी एक नंबर, वन ऑफ द नंबर, इनमें से कोई भी एक नंबर डिवाइड होगा किससे? 3 से डिवाइड होगा। ये बात हमें प्रूव करनी है। तो सबसे पहली बात देखो क्या लिखेंगे, हम मान लेते हैं, क्या मानते हैं, लेट 3q + 1 और 3q + 2, भाई इनमें से एक नंबर है ना वो 3 से डिवाइड होगा।
क्यों होगा भाई? यहां पे मैंने देखो नंबर 3 क्यों लिया है, नंबर क्या लिया है 3 क्यू, क्यू इज एनी इंटीजर, यहां पे लिख सकते हो आप वेयर क्यू इज एनी इंटीजर, वेयर क्यू इज एनी इंटीजर, क्यू भाई कोई भी इंटीजर हो सकता है, लेकिन 3 तो इसके मल्टीपल में आ गया ना, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 3 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो भाई या तो ये डिवाइड होगा या फिर ये डिवाइड होगा या फिर ये डिवाइड होगा, इनमें से एक तो डिवाइड होगा। तो हम केस फर्स्ट मान लेते हैं भाई, केस फर्स्ट ले लेते हैं, और केस फर्स्ट में क्या आएगा, लेट 3q इज डिविजिबल बाई 3, 3q इज डिविजिबल बाई 3। क्यों भाई? देखो अकॉर्डिंग टू डिवीजन लेमा, अकॉर्डिंग टू यूक्लिडियन डिवीजन लेमा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में r, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, और यहां पे हमारा डिविजर क्या है 3 है, पहले बोला गया कि 3 से डिवाइड करना है, तो b की जगह में क्या रख दूं 3, b की जगह मैंने क्या रख दिया 3, तो रिमाइंडर क्या हो सकता है भाई, या तो 0 हो सकता है, या फिर 1 हो सकता है, या फिर 2 हो सकता है, इनके अलावा और कोई टर्म तो आ नहीं सकती, या तो 3q प्लस 0 आएगा, या 3q प्लस 1 आएगा, या 3q प्लस 2 आएगा, वही तीनों टर्म मैंने मान ली, 3q होगा 3q प्लस 1 और 3q प्लस 3q, हाँ यहाँ पे 2 आएगा भाई, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, इनमें से एक टर्म होगी जो 3 से डिविजिबल होगी, ठीक है ना। अब फर्स्ट केस में मैंने माना कि 3q है वो 3 से डिविजिबल है, 3q है वो 3 से क्या है डिविजिबल है, और इस टर्म को मैंने n के इक्वल मान लिया, सो n इज इक्वल 3q, सो n इज इक्वल टू 3q। अब भाई ये टर्म तो डिवाइड होगी 3 से, क्यों होगी, क्योंकि 3 इज ए फैक्टर, हम कह सकते हैं 3 इज ए फैक्टर ऑफ q, ये इसका फैक्टर है, तो ये तो कंप्लीट 3 से डिवाइड होगा ही, ठीक है ना। तो सेकंड टर्म क्या होगी भाई, एक मिनट देखो भाई, सॉरी देखो, इसमें आपको ये प्रूव करना है कि भाई इन तीनों में से एक टर्म है वो 3 से डिवाइड होगी। हमने पहले ले लिया n की वैल्यू 3q, तो n है उसकी वैल्यू 3q अगर होगी तो 3 इसका फैक्टर है, तो ये जो कंप्लीट टर्म है ये 3 से डिविजिबल होगी, मतलब n डिवाइड होगा किससे 3 से। सेकंड कहता है कि भाई अगर n 3 से डिवाइड हो गया तो ये दोनों 3 से डिवाइड नहीं होनी चाहिए, तो नहीं होंगे भाई, कैसे, सेकंड n प्लस 2, तो n की वैल्यू कितनी है 3q, तो 3q प्लस क्या आएगा 2, तो लिखेंगे वेयर 2 इज द रिमाइंडर, वेयर 2 इज रिमाइंडर, लिख देना आगे भाई 2 इज रिमाइंडर, 2 रिमाइंडर होगा तो भाई 3 से डिविजिबल नहीं होगा। और थर्ड कंडीशन क्या लेनी है n प्लस 4, तो n की वैल्यू कितनी है 3q प्लस में 4, तो भाई रिमाइंडर 4 तो आ नहीं सकता, तो इस टर्म को मैं कैसे लिख सकता हूं 3q प्लस 3 और प्लस का 1, इन दोनों में से 3 डिवाइड आ जाएगा, अंदर बच जाएगा q प्लस 1 और प्लस का 1। अब q को इंटीजर है, और इंटीजर के अगर अंदर 1 ऐड करेंगे तो वो भी क्या आएगा इंटीजर आएगा, तो फिर यहां से मैंने मान लिया कि भाई ये हो गया 3m और प्लस में क्या आ गया 1, मतलब इसमें डिविजर कितना है 3 है, और आगे क्यों सेंटर प्लस में रिमाइंडर क्या आ रहा है 1, रिमाइंडर 1 आएगा तो भी टर्म क्या हो जाएगी भाई 3 से डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि अगर कंप्लीट डिवाइड होगी तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0। तो केस फर्स्ट में हमने n की वैल्यू 3q ले ली, n की वैल्यू क्या आ गई 3q, तो भाई फर्स्ट 3 से डिविजिबल होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 इसका मल्टीपल है, इसके मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा, n प्लस 2 लेोगे तो 2 रिमाइंडर आ जाएगा, n प्लस 4 लेोगे और जब यहाँ से 3 कॉमन लोगे तो 3m प्लस 1 आ गया, तो 1 रिमाइंडर आ गया भाई। इसलिए ये जो फर्स्ट टर्म है n वो तो डिवाइड होगी, लेकिन n प्लस 2 और n प्लस 4 वो 3 से डिविजिबल नहीं हुई, ठीक है ना। अब सेकंड केस लेते हैं, सेकंड केस में n की वैल्यू ये मान लेंगे, सेकंड की वैल्यू n की वैल्यू क्या मान लेंगे 3q प्लस 1, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 कंडीशन ली है, इन तीनों में से n की वैल्यू तो कोई भी हो सकती है ना, तो सेकंड केस में क्या करेंगे हम n की वैल्यू 3q प्लस 1 ले लेंगे, केस सेकंड, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 3q प्लस 1, तो फिर हम क्या लिखेंगे कि n इज नॉट डिविजिबल बाय 3, इसमें थोड़ा थ्योरेटिकल ज्यादा है, ठीक है ना, तो थोड़ा ध्यान से समझना,
तो हम क्या लिखेंगे, n इज नॉट डिविजिबल बाई 3। n है वो 3q प्लस 1 हो गया, तो रिमाइंडर 1 आ गया। अकॉर्डिंग टू डिवीजन लेमा 3q प्लस 1 मतलब ये डिविजर है, क्वोशिएंट है प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर अगर 1 आ रहा है तो क्या वो कंप्लीट डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे n है वो डिविजिबल हो गया किससे, 3 से। नेक्स्ट n प्लस 2, तो n की वैल्यू मेरे पास कितनी है 3q प्लस 1 और फिर ये प्लस का 2 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3q प्लस 2 प्लस 1 कितना आ गया 3, दोनों में से 3 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा q प्लस 1 और q प्लस 1 को मैं क्या लिख देता हूँ m, वेयर m इज एनी इंटीजर। तो अब 3m आ गया ना, इसमें देखो 3 मल्टीपल आ गया, इसका 3 मल्टीपल हो गया तो हम क्या कह सकते हैं, डिवाइड होगा भाई। 3m हो गया तो 3 मल्टीपल हो गया m का, ठीक है ना। 3 मल्टीपल हो गया किसका, m का, सॉरी 3 इसके मल्टीप्लाई में, 3 इस m के क्या है मल्टीप्लाई में, तो 3 से डिवाइड हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट जो है वो क्या होगा n प्लस 4, n प्लस 4 अगर लेंगे तो क्या होगा, n की वैल्यू 3q प्लस 1 और प्लस का क्या आ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 3q प्लस 5। अब 3q प्लस 5 को मैं लिख सकता हूँ 3q प्लस 2, 3 प्लस 2 लिख दो भाई 5 को, तो फिर इन दोनों में से 3 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा q प्लस 1 और प्लस का 2 आएगा, फिर q प्लस 1 को मैंने क्या लिख दिया m, तो ये हो गया 3m प्लस 2। फिर अकॉर्डिंग टू डिवीजन लेमा, अकॉर्डिंग टू यूक्लिडियन डिवीजन लेमा रिमाइंडर कितना आ गया 2। रिमाइंडर अगर 2 आएगा तो कंप्लीट डिविजिबल होगा, नहीं होगा। डिविजिबल कब होगा, जब रिमाइंडर 0 आएगा, जैसे यहाँ पे आया था रिमाइंडर क्या आ गया 0, रिमाइंडर 0 आएगा मतलब कंप्लीट डिविजिबल होगा। तो इन दोनों में से फर्स्ट और थर्ड केस नहीं होगा, सेकंड केस डिविजिबल होगा किससे 3 से। अब थर्ड केस क्या लेंगे 3q प्लस 2, थर्ड केस में क्या लेंगे 3q प्लस 2, तो वहां पे n की वैल्यू हम क्या लेंगे 3q प्लस 2 आ जाएगी हमारे पास। देखो इसका आंसर, बस थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है। यहाँ पे 3q प्लस 2 आएगा तो n की वैल्यू होगी 3q प्लस 2, तो पहले में तो डायरेक्ट ही लिख देंगे भाई, रिमाइंडर कितना आ रहा है 2 आ रहा है तो डिविजिबल नहीं होगा। सेकंड केस में n प्लस 2 होगा तो 3q प्लस 2, ये तो n की वैल्यू होगी और प्लस 2 ये इसका, तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, इसको क्या लिख देंगे 3q प्लस में 4। अब 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, वही जो पहले लिख रहे थे 3q प्लस 3 और प्लस का 1, दोनों में से 3 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा q प्लस 1 और प्लस का 1, तो इसको लिख देंगे 3m और प्लस का 1। अब आपको ये तो पता है ना m कहां से आया, m इज एनी इंटीजर, m कोई भी इंटीजर है उसको आप कुछ भी ले सकते हो। तो फिर यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया 1, रिमाइंडर 1 आया तो कंप्लीट डिविजिबल होगा, नहीं होगा। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में चलते हैं। थर्ड स्टेप में क्या आएगा, n की वैल्यू 3q प्लस 2, फिर प्लस में 4, तो 4 प्लस 2 कितना आ जाएगा 6, तो 3q प्लस में कितना आ गया 6 आ गया। इन दोनों में से अगर 3 कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा q प्लस 2, और q प्लस 2 भाई इंटीजर के अंदर अगर आप इंटीजर ऐड करोगे तो इंटीजर ही आएगा चाहे कुछ भी कर लो, तो q प्लस 2 को मैं क्या लिख दूंगा m, तो ये जाएगा 3m। आगे कुछ आया नहीं आया, तो रिमाइंडर क्या बच गया 0, रिमाइंडर 0 होगा, इट मीन से कंप्लीट डिविजिबल होगा। तो फिर देखो तीनों केस में आ गए, फर्स्ट केस में इसके लिए आ गया, सेकंड केस में इसके लिए और थर्ड केस में इसके लिए। थर्ड केस हो गए, 3 केस हो गए, तो हम इनमें से कह सकते हैं n प्लस 2। जब केस फर्स्ट लेोगे तो n डिविजिबल होगा 3 से, केस सेकंड लेोगे तो n प्लस 2 होगा डिविजिबल 3 से, और केस थर्ड लेोगे तो n प्लस 4 डिविजिबल होगा किससे 3 से। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये टोटली बेस्ड है किसके ऊपर, यूक्लिडियन डिवीजन लेमा के ऊपर, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट जो मैंने देखे आपके लिए। तो सिंपल इसमें देखो एक दे रखा था कि HCF ऑफ 255 एंड 867, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप फाइंड आउट कर सकते हो कि भाई 267 और 855 के क्या फाइंड आउट करना है HCF। तो कैसे करोगे, वही सिंपल लॉन्ग डिवीजन मेथड एल्गोरिथम का यूज करके उसका HCF फाइंड आउट कर लोगे। अच्छा, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि 2 टर्म दे दी जाएंगी और फिर ये पूछेगा कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच आर डिविजिबल बाय या विच व्हेन डिवाइडेड बाय। जैसे मान लो इन्हीं नंबर्स के लिए आ जाए, ये नंबर थे आपके 200, मैं लेता हूं 57 और 869 या 60
70 ले लो यहाँ पे। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 257 एंड 870। जब उस नंबर से इन दोनों को डिवाइड किया जाए तो आपका रिमाइंडर है ना वो फर्स्ट टर्म में तो कितना बचे 2 और सेकंड टर्म में रिमाइंडर कितना बचे 3 रिस्पेक्टिवली। कहता है कि वो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करो जिससे आप 257 को डिवाइड करो तो रिमाइंडर 2 आए और 870 को डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आए 3 आए। तब आपको क्या करना है, जो भी रिमाइंडर दे रखा है ना, जैसे 257 का रिमाइंडर कितना दे रखा है 2 और 870 का रिमाइंडर कितना देखा है 3, इन दोनों को माइनस कर दो तो 257 माइनस 2 इज इक्वल टू 255 और 870 माइनस 3 इज इक्वल टू 867। इन दोनों का एचसीएफ फाइंड आउट कर लो भाई, 257 का और 257 का और 867 का, इनका जो रिमाइंडर आएगा वो आपका आंसर होगा। सॉरी, इनका जो एचसीएफ आएगा, इन दोनों का जो क्या आएगा एचसीएफ आएगा वो आपका ग्रेटेस्ट नंबर होगा, वो आपका आंसर होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपकी बुक में है एनसीईआरटी के अंदर कि 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 11 प्लस 11, 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 11 प्लस 11, इस नंबर को कंपोजिट नंबर प्रूव करना है। कहते हैं शो दैट इट इज ए कंपोजिट नंबर, शो दैट इट इज ए कंपोजिट नंबर। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में कुछ कॉमन नंबर दिखाई दे रहा है, वो क्या है भाई 11, तो यहां से 11 कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा 7 मल्टीप्लाई 13 और प्लस का क्या बचेगा 1। अब 11, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। उसमें आपको मे भी हो सकता है कि भाई अंदर 11 मिल जाए, 13 बार कॉमन लेना हो, जो टर्म सेम होगी उसको हम बार कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 13 7 जा कितना आएगा भाई 7 3 जा 21, 2 बचेगा और 7 91, तो यहाँ पे कितना आ गया 91 और प्लस का कितना आ गया 1, तो 11 91 प्लस 1 कितना हो गया 92, 11 मल्टीप्लाई 92 आ गया। अब ये कंप्लीट नंबर है ना, इसको कंपोजिट नंबर शो करना है। हमें पता है कि प्राइम नंबर क्या होता है भाई, द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर, ऐसा नंबर जिसके अंदर ओनली 2 फैक्टर हो, है ना। मतलब आप सिंपल से ये कह सकते हो कि जो 1 और सेल्फ, 1 से और खुद के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड ना हो, उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। तो जो खुद से और 1 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड हो जाए वो क्या होगा कंपोजिट नंबर होगा। तो यहाँ पे देखो 11 मल्टीप्लाई 92, ये और किसी नंबर से डिवाइड हो ना हो, 1 से होगा, इन दोनों की जो मल्टीप्लाई आएगी उससे होगा, 11 से होगा और 92 से होगा। तो 4 फैक्टर तो यहीं पे हो गए इसके, है ना, 4 फैक्टर तो यही हो गए। तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, इट इज ए कंपोजिट नंबर, ये कंपोजिट नंबर है आपका। दूसरा देखो क्वेश्चंस में क्या पूछा जाता है कि जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिले, कैसे कि आपको ये बोल दिया जाए कि एक कोई भी लाइट है, रेड लाइट है किसी सर्कल के ऊपर, और वो रेड लाइट है वो एक टाइम इंटरवल के अंदर वो स्टार्ट होती है, मतलब स्टार्ट एक साथ हुई, मान लो यहाँ से ये फर्स्ट लाइट है, ये सेकंड लाइट है और ये थर्ड लाइट है, ये 40 सेकंड में दोबारा मतलब वही रेड और ग्रीन होती है, ये 35 सेकंड में और ये 30 सेकंड में। ये बोल दिया जाए कि भाई रेड लाइट है जिसका एक का टाइम है 40 सेकंड, एक का है 35 और एक का है 30, और कहता है कि दोबारा एक साथ कब स्टार्ट होंगी। भाई पहले इनको एक साथ स्टार्ट किया गया, भाई ठीक है अब स्टार्ट होगी, फिर दोबारा से एक साथ कब स्टार्ट होंगी, तब इनका क्या करोगे एलसीएम फाइंड आउट करोगे, 40 का 35 का और 30 का, इनका एलसीएम फाइंड आउट कर दो, जो एलसीएम आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे देखो, मान लो इनको करते हैं, तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से कितना आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 35, फिर यहाँ से 15, फिर 2 से करोगे कितना आ जाएगा 10, 35, 15, फिर 2 से करोगे तो 5, 35, 15, फिर 5 से करेंगे तो 1, 7, 3, और फिर 3 से करेंगे तो 1, 7, यहाँ पे कितना बच जाएगा 1 बचेगा, फिर 7 से करोगे तो 1, 1, 1। तो इसके क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 को 7 5 जा 35 से मल्टीप्लाई करो
24 को अगर 35 से मल्टीप्लाई 5 4 से 20, 2 बचेगा, 5 2 से 10 और 2 12, फिर 3 4 से क्या आएगा 12, 1 बचेगा, 3 2 से 6 और 1 7, 0 4 8, 840 सेकेंड। मान लो ये टाइम दे रखा था सेकंड का, भाई ये 40 सेकंड में, ये 35 सेकंड में और ये 30 सेकंड में दोबारा स्टार्ट होती है, तो दोबारा एक साथ स्टार्ट कब होंगी, तो 840 सेकंड के बाद ये दोबारा एक साथ स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन मान लो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए, ठीक है ना, इस एल्शियम को इरेज कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन यही क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि भाई ये फर्स्ट टाइम 9 o'clock पे स्टार्ट हो रही है, फर्स्ट टाइम एक साथ कब स्टार्ट होती है 9 AM, कितने पे 9 AM पे स्टार्ट होती है, तो दोबारा कब स्टार्ट होंगे, तो 840 सेकंड है ना, सेकंड को इसमें कन्वर्ट कर लो मिनट में, तो सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करोगे डिवाइड बाय 60, 6 1 जा 6, यहाँ जाएगा 6 1 जा 6, 2 बचेगा, 6 3 जा 6 4 जा 24, तो क्या आ जाएगा 14, मतलब 14 मिनट के बाद ये दोबारा से वही आ जाएंगे, दोबारा से एक साथ स्टार्ट होंगे। तो हम टाइम क्या बताएंगे 9:14 AM। इस टाइम से टाइम भी पूछा जा सकता है इस टाइप से कि दोबारा एक साथ स्टार्ट कब होंगे। या फिर इसी टाइप का क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि एक सर्कल है, एक सर्कुलर राउंड है या कोई ट्रैक है, कुछ भी है, और उस ट्रैक के ऊपर 3 बॉयज हैं, वो रनिंग कर रहे हैं, उसके राउंड लगा रहे हैं, ठीक है ना। ये ट्रैक है हमारा और इस ट्रैक के ऊपर एक बॉय ए है, एक बी है और एक सी है, तीनों अलग अलग स्पीड से, मान लो ये 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये 17 किलोमीटर या इनके बीच का 10 किलोमीटर, मान लो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, इस स्पीड से ये रन कर रहे हैं इस सर्कल के अंदर और एक साथ दौड़ना स्टार्ट करते हैं। अब भाई अलग अलग स्पीड है तो अलग अलग दौड़ करेंगे, अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, तो बताइए तीनों एक साथ दोबारा कब आएंगे, है ना भाई, दोबारा तीनों एक साथ इसी पॉइंट पे कब आएंगे। तो आप क्या करोगे, इन तीनों का एलसीएम फाइंड आउट कर लो, 10 का 15 का और 12 का, जितना इनका एलसीएम आएगा उतने टाइम बाद ये दोबारा आ जाएंगे, ठीक है ना, उतने टाइम बाद ये दोबारा एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन जब पूछे जाए तब आप उनका एलसीएम फाइंड आउट करोगे। और जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मान लो एक क्लास है, उस क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट्स हैं या 32 स्टूडेंट है या 33, कुछ भी पूछ ले, नंबर कुछ भी दे दे, वे इतने स्टूडेंट्स हैं, उनको ऐसे अरेंज किया जाए कि जितने नंबर ऑफ रो हैं, 1 रो में उतने स्टूडेंट होने चाहिए। भी मान लो अगर एक क्लास में हमने 10 रो बनाई या 5 ले लो, 1 2 3 4 5, तो 1 रो के अंदर स्टूडेंट है वो भी कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए। अगर ऐसे किसी को अरेंज करना हो, जैसे इसमें भी 5 होंगे फिर, ठीक है ना, फिर इसमें भी 5, ऐसे अरेंज करना हो किसी का, तो उसको क्या फाइंड आउट कर लो, एचसीएफ फाइंड आउट कर लो, ठीक है ना। या फिर ऐसे बोल दिया जाए कोई आर्मी बैंड है, उस आर्मी बैंड के पीछे है ना सोल्जर्स चल रहे हैं, तो उनको भी ऐसे अरेंज करना है कि जितने नंबर ऑफ सोल्जर्स हैं उतनी नंबर ऑफ रो, ठीक है ना, उनको अरेंज करना हो, तो उसमें भी आप क्या करोगे, एचसीएफ फाइंड आउट करोगे। जब ऐसे अरेंज करना आए, या फिर एक नर्सरी है उसके अंदर एक नंबर ऑफ रो है, उसमें उतने ही हमें पौधे रखने हैं, तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन आए तो एचसीएफ फाइंड आउट करोगे। और अगर एक साथ ट्रैवल करोगे दोबारा उस टाइम पे कब आए, तब उसमें क्या फाइंड आउट करोगे, एचसीएफ, ठीक है। स्टेटमेंट के अंदर कंफ्यूज मत होना, बाकी मैंने आपको बता दिया था। अगर आपका बेसिक कंप्लीट हो गया है, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया तो ऑलमोस्ट ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो मेरी तरफ से आज आपका चैप्टर फर्स्ट है वो कंप्लीट हो गया है 10th क्लास का, ठीक है। यहां तक अगर आपको किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन है, देखो वैसे तो आप अलग अलग बुक्स के अंदर देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स मिलेंगी आपको सोल्व करने के लिए, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट है वो यही था। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, आप मान लो आपके पास हो सकता है अलग अलग बुक्स हो, उनमें अगर कोई डाउट है तो मैंने आपको नंबर बताया था, उस नंबर के अंदर आप क्या करो, मैसेज करके उसके अंदर बता सकते हो। वही नंबर 8708995134, इस नंबर पे मैसेज करके आप मेरे को क्वेश्चन भेज सकते हो, सेंड कर सकते हो, मैं क्लास में करवा दूंगा। या अगर आप पर्सनली पूछना चाहो तो पर्सनली मैं आपको व्हाट्सएप पे क्वेश्चन सॉल्व करके सेंड कर दूंगा। लेकिन कोई भी प्रॉब्लम हो स्टूडेंट्स बताओगे तभी आप उसका सॉल्यूशन करवा पाओगे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो ही मैं डेली बोलता हूँ कि आप अपनी प्रैक्टिस को, अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखें, ठीक है ना, अच्छे से मेहनत करें, क्वेश्चंस को सॉल्व करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।